हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपन की यूट्यूब की दुकान पे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी हिमालयन का ऑनरशिप रिव्यू। अभी तक हमने हिमालयन को चला लिए है मोर देन 12,000 किलोमीटर। आप ऑटो देख सकते हो 12,100 किलोमीटर अभी तक हमारी हिमालयन चल चुकी है। तो इतने किलोमीटर फेयर है किसी बाइक को जज करने के लिए। और हम इसके साथ कंपेयर भी करेंगे कि क्या 2022 में ये बाइक स्टिल वर्थ टू बाय है, क्योंकि अभी इसके कंपटीटर भी आ गए जैसे कि KTM का ड्यूक 250 एडवेंचर 250 और YZ एडवेंचर, और अभी लॉन्च हुआ सुजुकी का V-Strom। तो ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन है वहाँ पे KTM चढ़ा दे या YZ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और पहले आपको बताएंगे हिमालयन का ओवरव्यू, एक वॉक अराउंड ओवरव्यू, उसके बाद हिमालयन के प्रोज कॉन्स और एक क्या 2022 में स्टिल वर्थ टू बाय है या नहीं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रंट में आपको मैसिव 21 इंच का स्पोक व्हील मिल जाएगा जो इक्विप है विथ डिस्क ब्रेक एंड ABS। उसके साथ आपको मिलेंगे लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। फ्रंट में हैलोजन लैंप एंड हैलोजन इंडिकेटर और एक छोटा सा ब्लैक टिंटेड विंड स्क्रीन। और यहाँ पे है जेरी कैन माउंट्स। अभी आते हैं इसके टैंक पे। इसकी टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर। और हिमालयन में आपको मिलेगा 411 सीसी BS6 कंप्लाइंट सिंगल सिलेंडर लॉन्ग शाफ्ट मोटर जो पावर प्रोड्यूस करता है 24.5 bhp एट 6500 RPM का। मैक्स टॉर्क है 32 न्यूटन मीटर एट 4000 RPM। यहाँ पे है हिमालयन की ब्रांडिंग। और रियर में आपको मिलेंगे 17 इंच के ट्यूब टायर और डिस्क ब्रेक। रियर का आप ABS स्विचेबल है, तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो इसको आप डिसेबल कर सकते हो। और आपको रियर में मिलेगा एक मोनोशॉक जो प्रीलोड एडजस्टेबल है। बैक में आपको यहाँ पे मिलेगी LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड में इसमें ये पुराने से हैलोजन वाले इंडिकेटर चिपका दिया है, नहीं दिए चिपका दिया है। और रियर में आपको एक मिलेगा रैक जिसका 7 kg मैक्स लोड कैपेसिटी है, लेकिन मैंने उसको ओवरलोड करके रखा है। अभी आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ऑडो है, ट्रिप 1 ट्रिप B, टाइम भी दिखाता है। यहाँ पे आपके ABS बैटरी के छोटे छोटे इंडिकेटर है। यहाँ पे है RPM मीटर, फ्यूल गेज, कंपास। मैंने सच बताऊँ अभी तक इस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया है। और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिपर जिससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो और टर्न टू टर्न नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसके हिमालयन के प्रोस, उसके बाद बढ़ेंगे इसके कॉन्स, क्योंकि कॉन्स की तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो बढ़ते हैं इसके फास्ट प्रोस से, जो है इसकी क्रूजिंग एबिलिटी। आप आराम से इसको 80 to 100 पूरा दिन खींच सकते हो। सेकंड है इसका सिटिंग कंफर्ट। इस सेगमेंट की जितनी भी मैंने गाड़ियाँ देखी है उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है तो वो है हिमालयन की। थर्ड है इसका बड़ा डीलर नेटवर्क, जिससे आपको एवरी 100 किलोमीटर में आपको हिमालयन की सर्विस मिल जाएगी आराम से। फोर्थ पॉइंट है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। 411 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी आपको ये हाईवे पे अगर आप डिसेंट राइडर हो और अच्छे से गाड़ी चला रहे हो तो आपको आराम से ये 30+ माइलेज निकाल के देगा। किसी को ये 35+ भी माइलेज दे रही है। तो मतलब इतना पावर प्लस इतनी माइलेज इतने बड़े इंजन से ग्रेटफुल। फिफ्थ प्रोज है इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी सच्ची में सबसे ज़बरदस्त है। और इसका लास्ट प्रो है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। ये बाइक बनी ही है ऑफ रोड के लिए, हार्डकोर ऑफ रोड के लिए, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। प्लस इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि आप इसको कितने भी बड़े गड्ढे में डालो ये आराम से उस गड्ढे को टेक ओवर कर लेगी। तो अभी बढ़ते हैं इसकी लंबी लिस्ट कॉन्स के बारे में। इसकी कॉन्स की तो भाई इतनी लंबी लिस्ट निकल के आई है। पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंजन से। तो इसका इंजन भाई घटिया, तो भाई इंजन तो बहुत घटिया है, क्योंकि अगर आपने 650 चलाई हुई है रॉयल एनफील्ड की तो उसके कंपेयर में आप 411 सीसी का ये इंजन को कंपेयर करेंगे तो इसकी रिफाइनमेंट भाई अभी तक ये लॉन्च हुए इस गाड़ी को 5 साल से ऊपर हो गया, फिर भी इसको छोटे मोटे अपडेट मिलेंगे, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट भाई मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सेकेंड है इसके विंड स्क्रीन और मिरर, दोनों की दोनों यूज़लेस है।
क्योंकि विंड स्क्रीन से सीधा विंड ब्लास्ट आ रहा है मेरे मुंह पे जब भी मैं गाड़ी को थोड़ा सा भगाता हूँ। जैसे कि 60 की अब मैं गाड़ी को लेके जाता हूँ, सीधा विंड स्क्रीन मेरे मुंह पे ही आ रहा है। प्लस इसके मिरर अगेन यूजलेस, 60 के बाद इतने वाइब्रेट करते हैं कि ये विजिबिलिटी बिल्कुल ही प्रोवाइड ही नहीं करता। अभी बढ़ते हैं इसके थर्ड कॉन के बारे में, क्योंकि अभी इसका लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। रॉयल एनफील्ड्स के क्वालिटी चेक वाले बंदों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप कौन सा माल फूक के इसको क्वालिटी चेक में पास करते हो। क्योंकि मेरे साथ एक इश्यू आई थी जो थी राइट साइड पुलिंग। जो फर्स्ट डे जिस दिन से मैंने बाइक ली उस दिन से ही वो इश्यू मेरे बाइक के साथ आ रही थी। उसका मैंने वीडियो भी डाला था, लेकिन उसके बाद मुझे जानने को मिला कि भाई एक मैं ही नहीं हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अराउंड मुझे 20 से 25 मैसेज आए थे सेम इश्यू के बारे में, वो भी सेम यही मॉडल 2021 BS6 वाले में। तो यार आप क्वालिटी चेक वाले बंदे करते क्या हो, इसको कैसे पास करते हो क्वालिटी चेक से। अभी इसका नेक्स्ट कौन है फिनिशिंग। भाई इसके वेल्ड बिल्कुल ही फिनिश्ड नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप है, ये वाला गैप। अगर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी जाएगा तो रस्टिंग सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये प्रॉपर वेल्ड किया हुआ है और यहाँ पे वेल्ड नहीं है, तो थोड़ा रॉयल एनफील्ड को अपनी गाड़ी की फिनिशिंग में, फिट एंड फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये वेल्ड प्रॉपर नहीं है। अगर ये थोड़ा देखें तो ये थोड़ा सा डिसअलाइन है, तो ये वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये गैप है, जो प्लास्टिक पैनल का गैप है वो थोड़ा कम है। और इधर ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि यहाँ से वायरिंग दिख रही है पूरी, देख रहे हो, यहाँ से वायरिंग दिख रही है। तो ये गैप नहीं होना चाहिए। अगेन इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको मैं प्रोज में भी डाला था और कॉन्स में भी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिपर ये जो ट्रिपर दिया है कंपनी वालों ने, ये सिर्फ मीटियोर से उठा के यहाँ पे चिपका दिया है इसको। अगर ये कंपास तो पहले तो कुछ काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस कंपास को यूज़ कर रहा होगा। तो आप अगर रॉयल एनफील्ड में थोड़ा अपना दिमाग लगा के इसको थोड़ा यहाँ पे डाल दिया होता तो ये फिनिश लगता है। ये अभी क्या है कि एंड मोमेंट पे ट्रिपर चाहिए था तो मीटियोर से लेके इधर चिपका दिया, क्योंकि कुछ नया करना था 2021 में। अगर नया करना था तो आप यहाँ पे इतनी जगह रखी हुई, तो यहाँ पे आप USB सॉकेट दे सकते थे, क्योंकि ये अपनी गाड़ी बनाई है क्रूजिंग के लिए, तो क्यों ना एक चार्जिंग सॉकेट दे दिया जाए, लेकिन नहीं। नेक्स्ट है इसका रियर ब्रेक। भाई इसका रियर ब्रेक बिल्कुल ही यूजलेस है। इससे अच्छा तो आपका ड्रम ब्रेक लगता है, लेकिन आप 100 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी, भाई अब ये कब रुकने वाली है। लेकिन अब जब बाइक लोगे तब आपको यही लगेगा कि भाई रियर का जो ब्रेक है वो काम ही नहीं कर रहा। अगर बात करें फ्रंट ब्रेक की तो ये 100% है, तो वो 20% है रियर ब्रेक। तो आप समझ सकते हो कि रियर ब्रेक कितना कमज़ोर है। इसका लास्ट कौन है, इसका कॉन सेट, इसीलिए इसको लास्ट रखा है कॉन सेट, क्योंकि इसका कॉन सेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि अभी से ही मेरा हैंडल बहुत हार्ड होने लगा है। मैंने देखा है कि किसी का कॉन सेट तो 6000 किलोमीटर में ही चला गया है। अगर ये कॉन सेट क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी कॉन सेट की है वो बहुत बकवास है, इसी वजह से कॉन सेट जा रहा है। और अभी बढ़ते हैं इसके इम्प्रूवमेंट में कि गाड़ी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। तो पहला इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है वो है कि रॉयल एनफील्ड अपने ये फुट पैक का थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते थे, थोड़ा सा आगे ले जा सकते थे। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी आप सेडलिंग कर रहे हो तब भी दिक्कत आ रही है, और अभी आप जब इसको लंबा चलाओगे तो तब फील होता है कि थोड़ा सा ये बैकवर्ड है। अगर ये थोड़ा सा इतना भी आगे आ जाता तो बढ़िया रहता। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की वो जो मच नीडेड है वो है गाड़ी का रिफाइनमेंट। रॉयल एनफील्ड ने इतनी अच्छी जैसे 650 हो गई, और अभी नई लॉन्च हुई रिबॉन, उसमें भी इतना बढ़िया रिफाइन इंजन है, उसके सामने तो ये तो टट्टी है। सच्ची में टट्टी इंजन है ये। इसमें टॉर्क है, पावर है, लेकिन रिफाइनमेंट ही नहीं है। वाइब्रेशन कम है, अगर क्लासिक से कंपेयर करें तो इसका वाइब्रेशन कम है, लेकिन रिफाइनमेंट तो भाई है ही नहीं। 5 साल हो गए, अभी इसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बड़े से इंजन अपडेट की ज़रूरत है। शायद से रॉयल एनफील्ड अपनी 450 हिमालयन पे काम कर रहा है, आई गेस कि वो जल्द से जल्द लॉन्च कर दे। थर्ड इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये बड़ा ही अनफिनिश सा लग रहा है। ये ट्रिपर आप जब पहले बाइक खरीदोगे तो ये थोड़ा अनोइंग लगेगा, क्योंकि आप देखोगे इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग, ये क्रोम है। अगर ऐसा फिनिशिंग भी दिया होता फिर भी ये मैच करता, और इसको एक क्रोम दिया है तो ये थोड़ा सा अलग पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप इससे यूज्ड हो जाओगे। हाँ, अगर इसी टॉपिक पे आया है तो मैं बताता हूँ कि इसका जो ट्रिपर नेविगेटर है वो भाई मुझे पर्सनली मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन ही दिखा रहा है। इससे अच्छा है
कि मैं अपना फ़ोन पे गूगल मैप लगा के यहाँ पे माउंट कर दूँगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही तीर ही बताता है कि चलो यहाँ पे मुड़ जाओ, और इसको लोड होने में भी बहुत टाइम लगता है। इससे बेटर है कि मैं अपना गूगल मैप पे ही चलूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और फोर्थ इम्प्रूवमेंट, भाई ट्यूबलेस टायर दे दो रॉयल एनफील्ड, एटलीस्ट थोड़ा सा खर्चा करके इसको ट्यूबलेस बना दो, क्योंकि जब इस गाड़ी में पंचर होता है तब भाई आपकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरे केस में तो ये अच्छा है कि मैंने इसमें पंचर प्रूफ लिक्विड डाल दिया। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में आ रहा होगा उसका लिंक, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अभी कंपेयर करते हैं इन चारों बाइक को। इन चारों बाइक का ऑन रोड प्राइस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे अभी लगा दूंगा। आपको अगर फुर्सत से देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो अभी बात करते हैं कि 2022 में क्या ये स्टिल वर्थ टू बाय है ये वाली बाइक। और अभी मार्केट में अवेलेबल है KTM ड्यूक 250 एडवेंचर, YZ का अभी ही लॉन्च हुआ YZ एडवेंचर, एंड अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है सुजुकी का V-Strom। अभी पकड़ते हैं एक बाइक को और उसका रिव्यू देते हैं। तो पहले पिक करते हैं सुजुकी का V-Strom SX। V-Strom में आपको मिलेगा सेम वही जिक्सर 250 वाला इंजन, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और इस सेगमेंट की बात करें एडवेंचर टूरर की, V-Strom SX में सबसे कम पावर और टॉर्क फिगर है। प्राइस तो अट्रैक्टिव है, लेकिन और कुछ ज़्यादा उस पर कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक वो मार्केट में किसी के पास हमने बाइक देखी नहीं है। इसलिए चलो उसको तो साइड ही कर देते। अगर मुझे ऑप्शन भी होता हिमालयन के सिवा अगर मैं क्या बाय करता, तो मैं V-Strom को चूज़ नहीं करता। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना KTM एडवेंचर 250। भाई KTM में पहले ही ऑन कर चुका हूँ, और KTM की सर्विस भाई मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आपका तो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस हुआ था। इसलिए मैंने 1 ही साल के अंदर KTM को बेच दिया। और मुझे KTM की बिल्ड क्वालिटी पूरा की पूरा एडवेंचर 250 प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर आप छोटे मोटे तो ऑफ रोड पे लेके जाओगे, लाइफ में एक बार तो जाओगे, अगर वो बाइक गिर गई ना तो समझो ख़त्म हो गई वो। और वो आप जैसे लद्दाख ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। इसलिए अगर मुझे चूज़ करना होगा एडवेंचर और हिमालयन में से, तो मैं हिमालयन पे ही जाऊँगा। पहला तो है उसका सर्विस नेटवर्क भाई मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, और हिमालयन का सर्विस मुझे अच्छा मिल रहा है। प्लस KTM से इसका माइलेज भी अच्छा है, तो KTM को बिग नो। और बचा है अपना हिमालयन। अभी लास्ट बाइक बचा है वो है YZ का एडवेंचर, जिसका पावर और टॉर्क फिगर भी हिमालयन के आसपास ही है। मतलब पेपर पे तो भाई अगर ऑन पेपर बात करें तो मैं हिमालयन की बजाय YZ का एडवेंचर चूज़ करूँगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। पहले तो उसका डीलर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नई ब्रांड आई है। जैसे YZ ब्रांड तो पुरानी है, लेकिन अभी उसने जो एंट्री की है उस हिसाब से वो बाइक नई है मेरे लिए। प्लस उसका सर्विस सेंटर मेरे एरिया के आसपास कहीं पे नहीं है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आप अगर सर्विस इज़ नॉट एन इश्यू, तो मैं भाई प्योरली मैं जाता हूँ YZ एडवेंचर पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। क्योंकि उसका इंजन भाई बहुत, मैंने पेराक और 42 दोनों चलाई हुई है, तो उसका इंजन रिफाइनमेंट हिमालयन से तो बेस्ट ही है। तो रिफाइनमेंट की वजह से मैं YZ का एडवेंचर पे जाऊंगा। अगर डीलर नेटवर्क बीच में आता है तो भाई आई एम स्टिक टू द हिमालयन। ऐसे नहीं क्योंकि मैं हिमालयन ऑन करता हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको सर्विस मिल रही है जिस बाइक की नियर बाय, तो वो बेस्ट है। अगर मैं YZ भी ले लूँ अभी, तो YZ की सर्विस के लिए मुझे 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा सिर्फ सर्विस के लिए, और ये इसकी सर्विस मुझे हर 100 किलोमीटर में मिल रही है। तो मैं 500 किलोमीटर मतलब मेरे 2 दिन जाएगा ऐसे ही सर्विस के लिए। तो भाई बिग नो उसको भी। हिमालयन आपको क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अगर आप बात करोगे, आप में से कोई बोलेगा KTM लवर कि भाई KTM का पावर बहुत मस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसका पावर जितना एक्सीलरेशन KTM का है उतना ही एक्सीलरेशन हिमालयन का है। क्योंकि हिमालयन का है 411 cc इंजन, और सबसे ज़्यादा टॉर्क इस सेगमेंट में इसी बाइक का है 32 न्यूटन मीटर। YZ में है, उससे क्लोज है YZ में जो है अराउंड 29.7 या 9 न्यूटन मीटर, उसके आसपास ही है। लेकिन ये आपको लो RPM पे इतना टॉर्क डिलीवर करती है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग जा रहे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी हिमालयन में मिलेगी। रिलायबिलिटी तो इसकी सबसे अच्छी है, और आपकी क्या बोलते हैं सर्विस कॉस्ट इन सभी बाइकों से KTM का तो भाई सर्विस कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। इन सभी बाइकों में
इसका सर्विस कॉस्ट भी सबसे कम है, तो आई एम स्टिक टू हिमालयन। अभी आप पे पर है कि आप इन चारों में से कौन सी बाइक चूज़ करोगे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आई होप कि आज की वीडियो और वीडियो का लोकेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मे भी हम रोड ट्रिप पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 रोड ट्रिप प्लान किए। एक तो इतनी लंबी है कि उसमें शायद से 30 से 40 हज़ार का अपना फ्यूल का खर्चा आएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight.